नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। इंडिया ने चाइना के खिलाफ अब एक नए नियम जारी करने की बात की है और वो ये है कि हम एफपीआईज को चाइना से ब्लॉक करना चाहते हैं। पिछले महीने इंडिया ने चाइना से आने वाली एफडीआईज को ब्लॉक करने के लिए कुछ नियम जारी किए थे। अब जो है एफडीआईज के बाद बारी आई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स यानी कि एफपीआईज की। यहाँ पर इंडिया ने बेसिकली क्या क्या नियम चेंज किए हैं और किस प्रकार से ये भारत के लिए सहायक हो सकता है, इन दोनों चीज़ों की हम यहाँ पे बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज माई ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर ये वाले कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं। ये कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और बेस्ट सेलर की कैटेगरी में है। उसके बाद ये वाले दो नए कोर्सेज जो कि 1 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, ये 1000 MCQs हिस्ट्री और 1000 MCQs पॉलिटी के कोर्स हैं। इनको आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, पिछले महीने एक बड़ी चीज़ आई थी कि भारत ने उन सभी कंट्रीज़ के साथ एफडीआई के नियमों को चेंज किया था जिनके साथ हमारा लैंड बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो 7 कंट्रीज़ के साथ हमारा लैंड बॉर्डर लगता है और हमने एफडीआई के नियमों को चेंज किया था। अब इंडिया इज कॉन्टेम्पलेटिंग न्यू रिस्ट्रेंट्स ऑन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम हांगकॉन्ग आफ्टर मेकिंग गवर्नमेंट ऑथराइजेशन ऑब्लिगेटरी। ठीक है, ये करने के पीछे मेन रीज़न क्या रहा? पिछले ही महीने एक और बड़ी न्यूज़ साथ में ये भी आई थी कि चाइना के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, इसने एचडीएफसी में अपने स्टेक को बढ़ाया था, 1.01% तक बढ़ाया था फ्रॉम 0.8%। ठीक है, ये जो स्टेक था, द स्टेक कंप्राइजेस 17.5 मिलियन शेयर्स के आसपास जो शेयर थे एचडीएफसी के, वो चाइना ने खरीद लिए थे। इसी के चलते बेसिकली यहाँ पर भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके साथ कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, सेबी और आरबीआई जो है वो मिलकर के बात कर रहे हैं कि यहाँ पर चाइना का, क्योंकि सेंट्रल बैंक का स्टेक बढ़ गया था एचडीएफसी में, तो हमको जो है खतरा लग रहा है। इसको खतरा क्यों लग रहा है? बेसिकली यहाँ पर एफपीआई, आप देखिए एफपीआई जो है वो हॉट मनी होता है। हॉट मनी यानी कि इट इज़ वेरी वॉलेटाइल। वो कभी भी इन्वेस्टर्स जो हैं एफपीआई के पैसे को बाहर निकाल सकते हैं। अनलाइक एफडीआई थोड़ा परमानेंट होता है, थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन एफपीआई हॉट मनी की कैटेगरी में आता है। चाइना कभी भी ऐसे पैसे को विड्रॉ कर सकता है। स्पेशली ये जो यहाँ पर नियम लिए हैं, ये जो यहाँ पे नियम पेश किए थे भारत ने, ये कोविड-19 के चलते पेश किए गए हैं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट्स दुनिया भर में, हर देश की स्टॉक मार्केट जो है वो डाउनफॉल में चल रही हैं। राइट, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई कंपनी, चाइना की कंपनी इंडिया में आकर के किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीद लेती है, कल को वो, आज तो हमें अच्छा लगेगा लेकिन कल को जो है वो भारत को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, भारत की कुछ कंपनियों को। द फेयर यहाँ पर बेसिकली जो डर लग रहा है यहाँ पर, वो बेसिकली ये लग रहा है चाइनीज़ फर्म्स कुड सिक्योर स्टेक्स इन स्ट्रैटेजिकली वाइटल ऑर्गेनाइजेशंस एट अ टाइम व्हेन स्टॉक प्राइसेस आर अनप्रेडिक्टेबल। आज के समय जब स्टॉक प्राइसेस बहुत ही नीचे हैं, इस टाइम पर चाइना जो है वो स्ट्रैटेजिकली वाइटल ऑर्गेनाइजेशंस में अपना स्टेक ले सकती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू एफडीआई विच इज़ अ लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग, एफपीआई इज डीम्ड हॉट मनी एंड विच इज़ वेरी सिंपलर टू लिक्विडेट एंड लीव। कल को चाइना का मन करेगा तो वो अपने पैसे को लिक्विडेट करेगा और चला जाएगा, तो भारत की स्टॉक मार्केट पे वहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये नई नॉर्म्स लाने की बात की गई है रिगार्डिंग एफपीआई। यहाँ पर एफपीआई में बेसिकली जो नॉर्म्स हैं वो केवाईसी जो नॉर्म्स होती हैं उनको और ज़्यादा सख्त करने की बात की है। एफपीआई फ्रॉम चाइना एंड हांगकॉन्ग में नीड टू गो more severe know your customer norms at the time of registration and separate mechanisms could be put in place to ensure government clearance for investments in the listed entities। जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इनके अंदर अगर चाइना की कंपनियों को निवेश करना है तो उनको गवर्नमेंट क्लियरेंस के थ्रू होकर जाना पड़ेगा, उनके ऊपर जो है सख्ताई बढ़ाई जाएगी। ठीक है, यही नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। द गवर्नमेंट एंड मार्केट रेगुलेटर हैव ऑलरेडी बिगिन कलेक्टिंग डिटेल्स ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स एंड अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ एफपीआईज बेस्ड इन चाइना थ्रू सेबी। सेबी के इस्तेमाल से डेटा कलेक्शन शुरू कर दी गई है और यहाँ पर डेटा कलेक्शन का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि द एडिशनल डेटा गैदरिंग इज एम्ड टू क्रिएट बैरियर्स फॉर चाइनीज़ इन्वेस्टर्स। मैंने कल ही एक वीडियो लाई थी जिसमें वीडियो में बताया था हमने किस तरीके से यूएसए ने एक बिल पास किया है चाइना की कंपनीज़ को अपने स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करने का। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया के 2 सबसे बड़े जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इनके ऊपर से डीलिस्ट करने के लिए चाइना की बड़ी कंपनीज़ को यूएसए ने बिल पास कर दिया है।
तो उसी से एक तरीके से प्रेरणा लेते हुए भारत ने भी यहाँ पर एक स्टेप उठाया है कि हम भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से अपने आप को परे रखना चाहते हैं, स्पेशली एफपीआई से और भी ज़्यादा परे रखना चाहते हैं। यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो भारत अपनी निर्भरता को चाइना के ऊपर कम करना चाहता ही है। देखिए यहाँ पर अगर डेटा ये सब जो हो रहा है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारत के मेक इन इंडिया पे डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन स्टिल भारत ये स्टेप लेना चाह रहा है क्योंकि जैसे बाकी दुनिया के देश कर रहे हैं, जापान, साउथ कोरिया वगैरह वगैरह, वैसे ही भारत भी अपनी डिपेंडेंस को चाइना के ऊपर कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन साथ ही में भारत जो है वो इस कोरोना वायरस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख रहा है। भारत का जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम आगे जाके वर्ल्ड फैक्ट्री बन जाएं। जो फिलहाल चाइना के पास बेसिकली टैग है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का, मैन्युफैक्चरिंग हब का, वो वाला टैग जो है हमें मिल जाए। इसके लिए भारत कई सारी चीज़ें कर रहा है। सबसे पहले तो जो लोगों के अंदर एक गलत फहमी होती है कि चाइना में लेबर की सैलरीज काफ़ी कम हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर चाइना में जो लेबर की सैलरीज हैं वो लगभग भारत से 3 गुना के आसपास हैं। भारत में जो एंट्री लेवल सैलरीज होती हैं वर्कर्स के लिए वो 12,000 से 15,000 के बीच में है, लेकिन चाइना में एंट्री लेवल सैलरीज आर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दीज प्राइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो भारत में आपको चीप लेबर मिल सकती है। इसके बाद यहाँ पर इंडिया ने कई सारे और फायदे भी दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दैट अट्रैक्ट द कंपनीज फॉर द ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स एंड अदर बेनिफिट्स सच एज इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सेवरल बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज। यही नहीं, यहाँ पर भारत यूएसए के साथ मिलकर एक कोशिश ये भी कर रहा है कि किस तरीके से हम सप्लाई चेन्स को चाइना में से निकाल सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैड स्ट्रैटेजाइज्ड हाई लेवल मीटिंग्स टू डिस्कस कैपिटलाइजिंग ऑन द सप्लाई चेन्स मूविंग आउट ऑफ चाइना। किस तरीके से हम चाइना के ऊपर से वर्ल्ड की डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफर लैंड भी हमने किया था। इसके लिए भारत ने लग्जमबर्ग जो एक देश है यूरोप में, उससे 2 गुना जितनी लैंड भारत ने प्रॉमिस की अमेरिकन फर्म्स को कि अगर आप हमारे पास शिफ्ट करते हैं तो हम आपको 2 टाइम्स द साइज ऑफ लग्जमबर्ग लैंड ऑफर करेंगे। ठीक है, या ये सब जो है भारत बेसिकली अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए ही कर रहा है। बातचीत चल रही थी विद ओवर 1000 यूएस कंपनीज टू ल्योर देम आउट ऑफ चाइना। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ के लिए अलग से भी यहाँ पे स्कीम निकाली है जिसका नाम है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें 48,000 करोड़ का जो बजट एलोकेट किया गया है। इसमें जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इनको बेसिकली इंसेंटिवाइज करने के लिए भारत में कि आप जो है भारत में आइए और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करिए, ये वाली स्कीम लॉन्च की है। तो कई सारे स्टेप्स भारत मल्टीपल फ्रंट्स पे ले रहा है। यही नहीं, दुनिया के एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी फरवरी 2020 में बाय UBS, ये एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, जिसने कहा कि इंडियाज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड लेबर अवेलेबिलिटी, एक्सपोर्ट्स हैव ऑलवेज बीन अ बिग होप, बट इट इज़ नाउ सीइंग अ टर्न एज ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स लॉन्ग सेटल्ड इन चाइना are looking to diversify their manufacturing base. India has a scale advantage and key success factors locally are also improving. ठीक है, तो भारत के अंदर जो भरोसा है वो बाकी सारे विशेषज्ञों का, बाकी सारी कंट्रीज़ का भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। इसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं कि भारत जो है वो अच्छा कर रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम भी है कि चाइना जो है वो ख़राब कर रहा है। चाइना बाकी देशों का फ़ायदा उठा रहा है, इसीलिए बाकी देशों को धीरे धीरे लग रहा है कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स को, हमें अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना होगा, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को डाइवर्सिफाई करना होगा, हमें अपने आप को चाइना से निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है कि वैसे तो इंडिया काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ़र कर रहा है, लेकिन इंडिया कुछ इश्यूज़ भी हैं जो कि फेस करता है। सबसे पहली बात तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है और वो भी एक फेडरल डेमोक्रेसी है। फेडरल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो कानून है वो डिफ़र करते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, मेकिंग थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो जो निवेशक होते हैं उनको लगता है कि हमें कई सारे कानूनों का यहाँ पे पालन करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर लेबर लॉज की बात ही करें तो भारत में 200 से भी अधिक लेबर लॉज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इन सब प्रॉब्लम्स के चलते निवेशक जो हैं वो अक्सर भारत में इन्वेस्ट करने से दूर रहते थे। यहाँ पर पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमें कंपटीशन वियतनाम और बांग्लादेश से मिल रहा है। पर्टिकुलरली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेसिकली मूव आउट कर रही हैं चाइना से, लेकिन वो प्रायोरिटी बेसिस पर या तो वियतनाम जा रही हैं या बांग्लादेश आ रही हैं, इंडिया में अभी भी नहीं आ रही। तो इस कंपटीशन को भी हमें यहाँ पर देखना होगा। और लास्टली
India has many hurdles to overcome, from reskilling workers and ensuring power supply stability to adding deep seaports and tax breaks. ये सारी प्रॉब्लम्स भी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं और ये कह रहे हैं कि इंडिया इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्पीड। कितनी तेज़ी से इंडिया इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उतना ही जल्दी इंडिया को फ़ायदा यहाँ पर हो जाएगा। अंत में मैं इस चीज़ से एंड करना चाहूँगा, ये रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है, 2018 की रिपोर्ट है और ये यूएन ने रिपोर्ट निकाली थी कि चाइना जो है वो 2018 तक 28% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करता है ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, इंडिया का स्टेज अभी काफ़ी नीचे है। तो मैं पर्सनली होपफुल हूँ कि अगर इंडिया इन स्टेप्स को बहुत ही सीरियसली लेता है और अगर बाकी देश जो हैं, जैसे अभी बातें सुनने में आ रही हैं कि अपने आप को चाइना से निकाल रहे हैं, अगर जापान, यूएस जैसी स्टेट्स अपने आप को चाइना से निकाल लेती हैं, इंडिया में शिफ्ट कर जाती हैं, तो इंडिया का लेवल यहाँ पे काफ़ी ऊपर जा सकता है और हम डेफिनेटली वर्ल्ड की फैक्ट्री बन सकते हैं अगर हम इन सभी स्टेप्स के ऊपर काम करते हैं। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।